Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jhumritilia. I have been away from you all for a long time because of lockdown. And after lockdown, this is my first video to you. Today, I have decided a topic, the use of need and dare in the form of मॉडल एंड इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। आप लोगों ने नीड और डेयर तो पढ़ा ही होगा, बट कई बार मैं पाता हूँ कि स्टूडेंट्स नीड और डेयर पढ़ लेने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं। उनके कंफ्यूज होने का कारण ये है कि नीड और डेयर दो तरीके से यूज होते हैं। नीड एंड डेयर कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉडल and in the form of main verbs. Other models that you people have read, वो चाहे can हो, could हो, may हो, might हो, should हो, वो सभी मॉडल्स एक ही तरीके से यूज होते हैं और वो तरीका है एक्जेली वर्ब के रूप में। लेकिन नीड और डेयर एक्जेली वर्ब के रूप में भी यूज होता है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। इसीलिए नीड और डेयर को ग्रामर में सेमी मॉडल्स माना गया है। सेमी मीन्स अधूरा, बाकी के मॉडल्स अधूरे नहीं हैं, बाकी के मॉडल्स सिर्फ मॉडल्स हैं, वो पूरे मॉडल्स हैं, लेकिन नीड और डेयर सेमी मॉडल है। दूसरा कोई भी मॉडल, वो चाहे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट, टू, मस्ट कुछ भी हो, वो उसमें से कोई भी मॉडल मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होता है। बट नीड और डेयर की एक खासियत है कि ये एक्जेली वर्ब और मेन वर्ब दोनों फॉर्म में यूज होता है। तो आज हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम कैसे जानेंगे कि किसी सेंटेंस में नीड एक्जेली वर्ब के रूप में आया है या मेन वर्ब के रूप में आया है। ध्यान रहे, जब कभी नीड एक्जेली वर्ब के रूप में आया होगा तो नीड मॉडल होगा, और जब नीड एक्जेली वर्ब के रूप में नहीं आया होगा तो नीड मेन वर्ब होगा। तो इस बात पर आगे चर्चा करने से पहले मैं एक्जेली वर्ब के रूप में मॉडल कैसे यूज होते हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, मैं मॉडल से बाहर से सेंटेंस लेता हूं। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। अब अगर मुझे निगेटिव बनाना हो, नोट लगाना हो, तो देखिए इज एक्जेली वर्ब है और राइटिंग मेन वर्ब है। अगर नोट लगाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब मैंने इज में नोट लगा दिया, इसका मतलब मैंने एक्जेली वर्ब में नोट लगा दिया। अब अगर मुझे क्वेश्चन करना हो तो मैं क्या करूंगा, जब भी एक्जेली वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है। ये जो एक्जेली वर्ब है इसको अगर यहां मैं पहले ले आऊं तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। इसी बात को क्वेश्चन करना होगा, इंट्रोगेटिव करना होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, इज ही राइटिंग अ लेटर। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मैं लिख दूंगा इजंट, चाहे इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इन चारों सेंटेंसेस को आप देख लीजिए। ही इज राइटिंग अ लेटर, इज एक्जेली वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, जब मुझे वर्ब को निगेटिव करना था तो मैंने क्या किया, मैंने इज में नोट लगा दिया, अर्थात एक्जेली वर्ब में नोट लगा दिया। तीसरे सेंटेंस में जब मुझे क्वेश्चन बनाना था तो मैंने क्या किया कि एक्जेली वर्ब को मैंने सब्जेक्ट के पहले ले आया, और सेंटेंस को जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना था तो एक्जेली वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आया और यहां पर नोट भी रख लिया। अब इसी सेंटेंस को एक मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं। अब एक सेंटेंस लिखते हैं, ही कैन राइट अ लेटर, ही कैन राइट अ लेटर। अब जैसे यहां पर दो वर्ब था, एक इज था और एक राइटिंग था, और इज एक्जेली वर्ब है और राइटिंग मेन वर्ब है, उसी तरह से यहां भी मेरे पास दो वर्ब है। कैन भी एक वर्ब है और राइट भी एक वर्ब है।
तो कैन एक किस्म का एक्सिलरी वर्ब है, इसको हम बोलते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मैंने एक और वीडियो बनाया है, वो है टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब। अगर आप उस वीडियो को देख पाते हैं तो आप आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कि इज कैसे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है और कैन कैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। खैर, मैं इस डिस्कशन को पीछे नहीं ले जाना चाहूँगा, मैं बात को यहीं से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ही कैन राइट अ लेटर, तो कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, इसको मैं मिटा करके सिर्फ मॉडल लिख देता हूँ और ये मेन वर्ब है। अब अगर इसको निगेटिव करना हो तो जैसे मैंने यहाँ पर इज में नोट लगाया था वैसे ही मैं यहाँ पर कर दूंगा ही कैन नॉट राइट अ लेटर। अगर इंट्रोगेटिव करना हो तो जैसे मैंने इज को बाहर कर दिया था, मतलब एक्सिलरी वर्ब को बाहर कर दिया था, तो वैसे ही कैन को अगर मैं बाहर कर दूं तो क्वेश्चन हो जाएगा कैन ही राइट अ लेटर। और जब निगेटिव इंट्रोगेटिव करना है तो जैसे इज को बाहर किया उसके बाद नोट लगा दिया, एक्सिलरी वर्ब को बाहर किया और यहां पर नोट लगा दिया, उसी तरह से हम कैन को बाहर कर लेंगे कैन ही नॉट राइट अ लेटर। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक तराजू पर दोनों को तौल करके देख लें, इज के रोल को और कैन के रोल को, और आप पाएंगे कि दोनों एक ही जैसे हैं। मेन वर्ब के पहले इज आया जो एक्सिलरी वर्ब है, यहां भी मेन वर्ब के पहले कैन आया जो एक्सिलरी वर्ब है। दरअसल कैन एक ऐसा एक्सिलरी वर्ब है जिसको हम मॉडल कहते हैं। जब मुझे निगेटिव करना था तो मैंने क्या किया, एक्सिलरी वर्ब में नोट लगा दिया, और यहां भी जब निगेटिव करना था तो मैंने क्या किया कि कैन में नोट लगा दिया, मॉडल में नोट लगा दिया। जब क्वेश्चन करना था तो एक्सिलरी वर्ब को बाहर कर दिया, यहां भी जब क्वेश्चन करना था तो कैन को बाहर कर दिया, मॉडल को बाहर कर दिया। यहां पर जब सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो एक्सिलरी वर्ब को बाहर किया और नोट है, यहां भी सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो मॉडल को बाहर किया और नोट है। आप ये दोनों सेंटेंसेस की तुलना कर लें और तुलना करने के बाद आप पाएंगे कि जिस तरह से यहां पर एक्सिलरी वर्ब काम कर रहा है ठीक उसी तरह से यहां पर मॉडल काम कर रहा है। तो दरअसल मॉडल है क्या? मॉडल एक किस्म का एक्सिलरी वर्ब ही है, ऐसा एक्सिलरी वर्ब जो कभी मेन वर्ब नहीं बन सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि एक्सिलरी वर्ब्स दो तरह के होते हैं, एक वैसे एक्सिलरी वर्ब जो ज़रूरत पड़ने पर मेन वर्ब बन जाएं, और दूसरे वो एक्सिलरी वर्ब जो किसी भी कीमत पर मेन वर्ब नहीं बन पाए। तो वैसा एक्सिलरी वर्ब जो ज़रूरत पड़ने पर मेन वर्ब बन सकता है, जैसे ये सब एक्सिलरी वर्ब इज, वाज, डू, डज, हैज, हैव, इसको प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और वैसा एक्सिलरी वर्ब जो कभी भी मेन वर्ब नहीं बन पाए, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, मस्ट, उसको मॉडल एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। आप अपने दिमाग में सिर्फ इतनी ही बात रखें कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब वैसे एक्सिलरी वर्ब हैं जो किसी भी कीमत पर मेन वर्ब नहीं बन सकते। दरअसल ये इसका नाम मॉडल है, बट है तो ए एक्सिलरी वर्ब ही। अब मैंने जब वीडियो शुरू किया तो आपसे कहा कि नीड और डेयर सेमी मॉडल है, और आज मैं आपसे नीड और डेयर पर बात करूंगा। तो नीड और डेयर सेमी मॉडल क्यों है? क्योंकि नीड और डेयर मॉडल के फॉर्म में भी यूज हो सकता है और मेन वर्ब के भी फॉर्म में यूज हो सकता है। जब नीड का यूज एक्सिलरी वर्ब की तरह हो, एक्सिलरी वर्ब मतलब जैसे मैंने कैन में नोट लगा दिया, मान लीजिए अगर मैं नीड में नोट लगा दूं, जैसे क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने कैन को बाहर कर लिया, तो मान लीजिए मैं क्वेश्चन बनाने के लिए नीड को बाहर कर लूं। जैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में मैंने कैन को बाहर कर लिया और नोट लगा लिया, उसी तरह से हम नीड को बाहर कर लें और नोट लगा लें, तब तो वो एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। मैं उसके कुछ लक्षण को लिख करके दिखाता हूं। अब आपको समझना है कि नीड और डेयर कब कब मॉडल है और कब कब मेन वर्ब है। मैंने नीड से रिलेटेड कुछ रूल्स लिख लिए हैं।
तो जो बातें नीड पर लागू होती है वही बात डेयर में भी लागू होगा। अब अंदाजा करिए, अभी कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था कि कैसे कैन, कुड, मे, माइट एक्जेक्टिव वर्ब है, तो उसी बात को आप यहां पर देख लीजिए। अगर नीड में नोट लगा दें, इसका मतलब मैं नीड को एक्जेक्टिव वर्ब की तरह देख रहा हूं। लेकिन अगर मैं डू में नोट लगाऊं और डज में नोट लगाऊं और उसके बाद नीड लिखूं, इसका मतलब यह हुआ कि डू और डज एक्जेक्टिव वर्ब है, नीड मेन वर्ब हो गया। फिर अगर मुझे सेंटेंस को क्वेश्चन करना है तो सब्जेक्ट के पहले हम जानते हैं कि हम एक्जेक्टिव वर्ब लाते हैं, तो सब्जेक्ट के पहले एक्जेक्टिव वर्ब लाते हैं। तो अगर सब्जेक्ट के पहले नीड ले आया, इसका मतलब नीड एक्जेक्टिव वर्ब की तरह आ रहा है। तो जब नीड एक्जेक्टिव वर्ब की तरह आ रहा है तब ये मॉडल हो गया। लेकिन सब्जेक्ट के पहले जब डू और डज आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डू और डज एक्जेक्टिव वर्ब है, नीड मेन वर्ब हो गया। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के पहले जब नीड आ रहा है, इसका मतलब ये एक्जेक्टिव वर्ब का जगह है, तो नीड एक्जेक्टिव वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये मॉडल हो गया। और यहां पर सब्जेक्ट के पहले जब डू डज आ रहा है, तो अब यहां पर एक्जेक्टिव वर्ब डू डज हुआ, नीड मेन वर्ब हो गया। मॉडल का एक रूल है कि मॉडल के बाद आने वाला जो वर्ब होता है मेन वर्ब, वो V1 होता है। तो जब कभी नीड मॉडल के रूप में आएगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब V1 होगा, और जब कभी नीड मेन वर्ब के रूप में आएगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब 2 + V1 होगा। फिर तो यहां कुछ नहीं है, लेकिन नीड जब मेन वर्ब के रूप में आएगा तो उसका अलग अलग वर्ब फॉर्म भी होगा। जैसे नीड V1 हो गया, नीडेड V2 है, नीडेड V3 भी है, नीड का V4 नहीं होता है, और नीड का V5 है, नीड्स। जो बातें मैंने यहां पर नीड में बताई वही बात डेयर पर भी लागू होता है। तो डेयर को अलग से एक्सप्लेन करते समय मैं उस पर अलग से चर्चा कर दूंगा। अब चलिए हम सेंटेंसेस को देखते हैं कि एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से मॉडल के फॉर्म में और मेन वर्ब के फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अब हम सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे। अब चलिए बारी बारी से सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, अब हम नीड रिलेटेड बात कर लेते हैं। नीड मीन्स जरूरत होना, हालांकि ऊपर में मैंने लिख भी दिया था जरूरत होना। नीड मीन्स जरूरत होना, निगेटिव। जब सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो नीड वाला सेंटेंस मॉडल और मेन वर्ब दोनों फॉर्म में ट्रांसलेट हो सकता है। चलो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मुझे क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। अब इसको दो तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, दो तरीके से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है, आई मैं नीड में ही नोट लगा देता हूं, आई नीडंट। अब नीड में ही नोट लग गया, आई नीडंट प्ले क्रिकेट। ए मॉडल हो गया, नीड को मैं एक्जेक्टिव वर्ब के फॉर्म में यूज किया तो यहां नीड मॉडल की तरह यूज हो गया। और दूसरा तरीका होगा, आई डोंट नीड टू प्ले क्रिकेट। अब यहां पर नोट डू के साथ लगा है, इसका मतलब डू एक्जेक्टिव वर्ब हो गया, नीड मेन वर्ब है, तो यहां पर नीड मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ। स्टूडेंट्स को एक और कंफ्यूजन होता है, तो चलिए मैं उस पर बात कर लेता हूं। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा आई नीडंट प्ले क्रिकेट। कल्पना करिए सेंटेंस ऐसा मैं लिख दूं, आई नीडंट टू प्ले क्रिकेट, आई नीडंट टू प्ले क्रिकेट। कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि बताओ ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। हालांकि अधिकांश स्टूडेंट तो बता देते हैं कि ये रॉन्ग है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते हैं कि ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है। अब आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए, फिर गलती कभी नहीं करेंगे। आई सब्जेक्ट है, जब मैंने नीड में नोट लगा दिया, इसका मतलब नीड एक्जेक्टिव वर्ब हो गया। ए ऐसा एक्जेक्टिव वर्ब है जो मॉडल है,
मॉडल एक्जेली वर्ब ही होता है, तो मैंने जानबूझ करके एक्जेली वर्ब लिख दिया है, मॉडल नहीं लिखा है। अगर मॉडल भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्जेली वर्ब ही है। एक्जेली वर्ब हो गया और 2 + V1 कंप्लीमेंट हो गया। इसका मतलब अब एक ऐसा सेंटेंस ये हो गया है जिसमें कोई मेन वर्ब है ही नहीं, और एक सेंटेंस के पूरा होने के लिए और कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब तो होना ही चाहिए। अब हम गौर से देखें तो यहां पर सब्जेक्ट तो है, एक्जेली वर्ब है, लेकिन कोई मेन वर्ब नहीं है, तो एक बिना मेन वर्ब का सेंटेंस हो गया। तो यह सेंटेंस के बेसिक सिद्धांत के हिसाब से गलत है। अब दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, यहां लिखा हुआ है आई डोंट नीड टू प्ले क्रिकेट। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई डोंट नीड प्ले क्रिकेट, तब क्या प्रॉब्लम होगा? अब आई सब्जेक्ट हो गया, डू में नोट लगा हुआ है, इसका मतलब डू एक्जेली वर्ब हो गया, नीड मेन वर्ब है और प्ले भी V1 है, तो ए भी मेन वर्ब हो गया। जब लगातार दो मेन वर्ब आएंगे तो इनके बीच में कोई कॉमा या कोई कंजंक्शन होना चाहिए था। ऐसे दो मेन वर्ब लगातार नहीं आ सकते हैं। दो मेन वर्ब जब लगातार आएंगे तो उनको जोड़ने के लिए कोई कॉमा या कोई कंजंक्शन तो होना ही चाहिए। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ना तो कोई कॉमा है, ना ही कोई कंजंक्शन है, और ना ही किसी कॉमा या कंजंक्शन का जुगाड़ है। तो अब दो लगातार मेन वर्ब को नहीं रख सकते बिना कंजंक्शन से जोड़े हुए। वैसे कंडीशन में हमारे पास एक ही उपाय है कि मैं इसके पहले टू यूज कर दूं। अब जब मैंने इसके पहले टू यूज कर दिया तो अब ये इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव कंप्लीमेंट होता है। और ऊपर के सेंटेंस को देखिए, आई नीडंट, नीड एक्जेली वर्ब हो गया क्योंकि नोट नीड में लगा हुआ है, तो टू प्ले जो आ गया है, अगर मैं यहां से टू हटा दूं तब अब ये V1 हो गया, और जब V1 हो गया है तब ये मेन वर्ब हो गया है, पहले मेन वर्ब नहीं था। इसीलिए सेंटेंस इस तरह से है। तो आई नीडंट प्ले क्रिकेट, जब मैंने नीड में नोट लगाया तो मैंने V1 यूज किया, टू यूज नहीं किया यहां पर। और जब मैंने डू डज में नोट लगाया और नीड को मेन वर्ब के रूप में लाया तो यहां पर मैंने 2 + V1 यूज किया। आगे के सेंटेंसेस में आप उसी तरह से करेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, मोहन को कमाने की जरूरत नहीं है। अब आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। चलिए पहले मैं लिखता हूं सब्जेक्ट मोहन। अब अगर मैं नीड में नोट यूज कर दूं, मोहन नीडंट, अब आपके पास दो ऑप्शन है, मैं लिख करके देता हूं, मोहन नीडंट अर्न या टू अर्न। तो आप देखेंगे कि मोहन सब्जेक्ट हो गया, नीड एक्जेली वर्ब हो गया जो मॉडल है, और मॉडल के बाद मेन वर्ब आता है, तो टू अर्न रॉन्ग हो जाएगा, अर्न राइट है, मोहन नीडंट अर्न। लेकिन इसी बात को मैं दूसरे तरीके से लिखूं, मोहन डज नॉट नीड, अब फिर से लिखता हूं अर्न या टू अर्न। तो अब देखोगे कि मोहन सब्जेक्ट है, डज एक्जेली वर्ब है, नीड मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब के तुरंत बाद जब हम अर्न करेंगे तो दोबारा मेन वर्ब हो जाएगा, लेकिन कोई कंजंक्शन नहीं है, तो यहां पर अर्न रॉन्ग हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे टू अर्न। फिर इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, क्वेश्चन में। यहां भी ये मॉडल और मेन वर्ब दोनों है। क्या तुम्हें पढ़ने की जरूरत है? क्या तुम्हें पढ़ने की जरूरत है? तो अब ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो इसको एक्जेली वर्ब से शुरू कर सकते हैं। मेरे पास दो एक्जेली वर्ब है, या तो मैं नीड को ही एक्जेली वर्ब बना लूं, नीड यू। अब मैं क्या लिखूं, रीड या टू रीड? तो हम देखेंगे कि नीड मॉडल हो गया, यू सब्जेक्ट है, तो मॉडल के साथ V1 होता है, तो नीड यू रीड, ए राइट हुआ। बट अगर मैं डू से शुरू करूं, डू यू नीड, तो अब देखिए डू एक्जेली वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट है, नीड मेन वर्ब हो गया, तो जब नीड मेन वर्ब हो गया तो इसके बाद 2 + V1 करेंगे, डू यू नीड
टू रीड। इंट्रोगेटिव में एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत है? क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत है? चलिए हम नीड से शुरुआत करते हैं। नीड ही। अब नीड मॉडल हो गया, ही सब्जेक्ट है। मॉडल और एक्जेक्टिव वर्ब में कोई अंतर नहीं है। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि जिसे मैं मॉडल कह रहा हूं दरअसल वो एक्जेक्टिव वर्ब ही है। तो नीड ही, अब नीड जब मॉडल हो गया तो हमको V1 लाना है। नीड ही गो टू स्कूल। और अगर मैं डू डज से करूं तो ही के साथ डज होता है, तो डज से शुरू करूंगा। डज ही नीड। अब डज एक्जेक्टिव वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट है, नीड यहां मेन वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब के बाद 2 + V1 यूज करेंगे। डज ही नीड टू गो टू द स्कूल। हियर लेट मी राइट द स्कूल। थर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहां भी नीड मॉडल और मेन वर्ब दोनों है। लेट मी राइट सम सेंटेंसेस। क्या तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है? तो हम नीड को भी एक्जेक्टिव वर्ब बना सकते हैं, सब्जेक्ट की शुरुआत में ला सकते हैं, और डू को भी ला सकते हैं। चलिए मैं नीड को लाता हूं। नीड यू नॉट। अब देखिए नीड एक्जेक्टिव वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट है, तो जब नीड एक्जेक्टिव वर्ब हो गया इसका मतलब नीड मॉडल है। मैं एक्जेक्टिव वर्ब नहीं लिख करके यहां से अब बार बार मॉडल लिखने की कोशिश करूंगा। नीड मॉडल है, ये सब्जेक्ट है, तो जब नीड मॉडल हो गया तो हमको V1 चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, नीड यू नॉट रीड और टू रीड। तो आप आसानी से चुन लेंगे कि चूंकि नीड मॉडल है तो मॉडल के बाद हमको V1 चाहिए, 2 + V1 नहीं चाहिए। क्या, अब इसी बात को दूसरे तरीके से लिखते हैं, डू से, कि डू यू नॉट नीड। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, रीड या टू रीड। तो डू एक्जेक्टिव वर्ब है, फिर से डू एक्जेक्टिव वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नीड मेन वर्ब हो गया। तो जब नीड मेन वर्ब हो गया तो मेन वर्ब के बाद हम 2 + V1 यूज करेंगे, तो यहां रीड रॉन्ग है, 2 + V1 राइट है। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या सीता को खाना पकाने की जरूरत नहीं है? अब हम नीड को भी एक्जेक्टिव वर्ब बना सकते हैं और डज को भी बना सकते हैं। नीड सीता नॉट। अब देख लेते हैं, नीड मॉडल हो गया, सीता सब्जेक्ट है, तो जब नीड मॉडल हो गया तो हमको V1 चाहिए, 2 + V1 नहीं चाहिए। नीड सीता नॉट कुक फूड या टू कुक फूड। तो आप आसानी से तय कर देंगे कि नीड जब मॉडल है तो मॉडल के साथ V1 चाहिए, तो कुक फूड राइट है, टू कुक फूड रॉन्ग हो गया। अब इसी को अगर हम डू डज से करें, डज सीता नॉट नीड। अब जरा सोचिए, सीता सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले डज आया, इसका मतलब डज एक्जेक्टिव वर्ब हो गया, और नीड मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब नहीं आएगा, V1 नहीं आएगा, तो डज सीता नॉट नीड कुक फूड या टू कुक फूड। अब यहां देखेंगे कि जब नीड मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद फिर हम 2 + V1 लाएंगे, तो यहां टू कुक फूड राइट है, कुक फूड रॉन्ग है। अब एक पार्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड कभी भी मॉडल नहीं होगा, ये हमेशा मेन वर्ब ही होगा।
अब तक आपने 3 तरह के सेंटेंसेस देखे। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में नीड मॉडल भी था और मेन वर्ब भी था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें भी नीड मॉडल था और मेन वर्ब था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी नीड मॉडल था और मेन वर्ब था। लेकिन अफर्मेटिव में नीड कभी भी मॉडल नहीं होता है, जब भी होगा तो मेन वर्ब होगा। जैसे मुझे पढ़ने की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा आई नीड रीड या टू रीड। अब जब ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट नीड मेन वर्ब है, तो आई नीड, अब जब मेन वर्ब हो गया तो 2 + V1 राइट है। आई नीड टू रीड, रीड रॉन्ग हो गया। राम को खेलने की जरूरत है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि हमने हम डू का यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। इसका मतलब इसको हम सिंपल प्रेजेंट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। राम को खेलने की जरूरत है, तो मैंने लिख लिया राम के साथ सिंपल प्रेजेंट में V5 होता है, तो नीड का V5 है नीड्स, तो राम सब्जेक्ट हो गया, नीड्स मेन वर्ब हो गया। और जब मेन वर्ब हो जाएगा तो 2 + V1 चाहिए, तो राम नीड्स प्ले ए रॉन्ग है, राम नीड्स टू प्ले ए राइट है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स झटके में गलती कर देते हैं। अब ऐसे ही स्टूडेंट को यदि मैं एक ऐसा सेंटेंस दे दूं, उसे कलम की जरूरत है, तो मैंने कई बार स्टूडेंट्स को बोलते सुना है, वो इस तरह से लिख देते हैं ही नीड्स, या बोल देते हैं ही नीड्स टू अ पेन। ये रॉन्ग हो गया। वो दरअसल टू यहां पर पढ़ना वर्ब है, प्ले वर्ब है, इसलिए इसके पहले टू है। अब पेन कोई वर्ब नहीं है कि हम इसके पहले टू यूज कर देंगे, तो आप ध्यान रखेंगे ही नीड्स अ पेन, ऐसा नहीं कि टू अ पेन। तो जिस तरह से हमने नीड में देखा था, डेयर में भी वही रूल है सेम। डेयर मीन्स साहस करना। सेंटेंस व्हेन इन नेगेटिव, तो फिर ये दोनों होगा, मॉडल भी होगा और मेन वर्ब भी होगा। सेंटेंस है तुम पढ़ने का साहस नहीं करते हो, तो यू डेयर नॉट, मैंने डेयर में नोट लगा दिया, इसका मतलब डेयर मॉडल हो गया, एक्जेक्टिव वर्ब हो गया। तो यहां पर मैंने डेयर को एक्जेक्टिव वर्ब के रूप में यूज किया, तो एक्जेक्टिव वर्ब के रूप में जब यूज करते हैं तो वही मॉडल है, तो डेयर यहां पर मॉडल हो गया। और हम जानते हैं कि मॉडल के बाद हम V1 यूज करेंगे, तो यू डेयर नॉट रीड, ए राइट है, टू रीड रॉन्ग है। लेकिन इसके नीचे वाले सेंटेंस में देखिए यू डोंट डेयर, यू डोंट डेयर, यहां पर नोट का यूज मैंने डू के साथ किया, तो डू एक्जेक्टिव वर्ब है और डेयर मेन वर्ब है। तो जब डेयर मेन वर्ब है तो इसके बाद 2 + V1 होगा, तो यहां रीड रॉन्ग है, 2 + V1 टू रीड रॉन्ग है। वह वहां जाने का साहस नहीं करता है। ही डेयर नॉट, तो नॉट डेयर के साथ यूज किया, इसका मतलब डेयर मॉडल हो गया। और जब मॉडल हो जाएगा तो फिर हमको V1 चाहिए, तो गो राइट है, ए रॉन्ग हो गया। बट ही डज नॉट डेयर, यहां पर नॉट मैंने डज में यूज किया और डेयर मेन वर्ब हो गया, तो जब मेन वर्ब हो गया तो हमको 2 + V1 चाहिए, V1 नहीं चाहिए, तो ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। तो वह वहां जाने का साहस नहीं करता है। इसी बात को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, ही डज नॉट, ही डेयर नॉट गो देयर, एक ये तरीका, और दूसरा ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम खेलने का साहस करते हो। अब हमने क्या किया, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले डेयर लाया, इसका मतलब डेयर मॉडल हो गया, क्योंकि एक्जेक्टिव वर्ब के जगह पर आ गया। तो जब डेयर मॉडल है तो फिर हमको V1 चाहिए, तो डेयर यू प्ले, क्या तुम खेलने का साहस करते हो, टू प्ले रॉन्ग है। और जब हम एक्जेक्टिव वर्ब डू को लाएंगे तो सब्जेक्ट यू है, यू के पहले डू आ गया, तो डू एक्जेक्टिव वर्ब है। अब डेयर यहां पर मेन वर्ब हो गया, डू यू डेयर, अब प्ले रॉन्ग है, टू प्ले राइट है, डू यू डेयर टू प्ले। तो क्या तुम खेलने का साहस करते हो, इस सेंटेंस को हम 2 तरह से लिख सकते हैं या 2 तरह से बोल सकते हैं, एक डेयर यू प्ले और दूसरा डू यू डेयर टू प्ले। क्या वह पढ़ने का साहस करता है,
ही सब्जेक्ट है और चूंकि क्वेश्चन है और इसके पहले डेयर ले आए तो डेयर मॉडल हो गया, क्योंकि ये एक्जेक्टिव वर्ब की जगह पर आ गया। तो डेयर ही, अब चूंकि मॉडल है तो मॉडल के बाद V1 चाहिए, तो डेयर ही रीड, ए राइट है, डेयर ही टू रीड, ए रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और ही के पहले मैंने डज लाया, तो डज एक्जेक्टिव वर्ब है और डेयर यहाँ पर मेन वर्ब है, और जब डेयर मेन वर्ब है तो हमको 2 + V1 की जरूरत पड़ेगी, V1 रॉन्ग है। तो क्या वह पढ़ने का साहस करता है, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। क्या वह पढ़ने का साहस करता है, डेयर ही रीड, या नहीं तो डज ही डेयर टू रीड। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में भी डेयर मॉडल और मेन वर्ब दोनों फॉर्म में यूज होता है। क्या तुम दौड़ने का साहस नहीं करते हो, तो अब देखिए यू सब्जेक्ट है और यू के पहले हमने डेयर यूज किया, तो डेयर मॉडल हो गया क्योंकि ये एक्जेक्टिव वर्ब की जगह पर यूज हुआ। तो जब मॉडल हो गया तो मॉडल के बाद हमको V1 चाहिए। डेयर यू नॉट रन, टू रन रॉन्ग है। क्या वह यह सवाल पूछने का साहस नहीं करता है, डेयर ही नॉट, डेयर पहले आ गया तो ए मॉडल है, एक्जेक्टिव वर्ब की जगह आ गया, डेयर ही नॉट। अब जब मॉडल है तो इसके बाद V1 चाहिए, आस्क दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को डज से कर देते, मान लीजिए हम डज लिख देते, डज ही नॉट डेयर। अब ही सब्जेक्ट है, ही के पहले डज आ गया, डज एक्जेक्टिव वर्ब है, डेयर मेन वर्ब हो गया। तो जब डेयर मेन वर्ब हो गया तो इसके पहले हम V1 यूज नहीं करेंगे, 2 + V1 यूज करेंगे। डज ही नॉट डेयर आस्क और टू आस्क, तो टू आस्क राइट है, आस्क रॉन्ग है, दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट है अफर्मेटिव। जब डेयर अफर्मेटिव के फॉर्म में आएगा तो वो सिर्फ मेन वर्ब होगा, जैसा मैंने आपको नीड में भी बताया था कि नीड भी जब अफर्मेटिव के फॉर्म में आएगा तो मेन वर्ब रहेगा। यहाँ पर डेयर भी जब अफर्मेटिव में है तो मेन वर्ब रहेगा, वह यहाँ आने का साहस करता है। तो इसको सिंपल प्रेजेंट के रूप में यूज करेंगे। वह ही के साथ सिंपल प्रेजेंट में V5 होता है, तो मैंने V5 यूज कर दिया। डेयर्स, अब चूंकि डेयर यहाँ पर मेन वर्ब हो गया तो 2 + V1 यूज किया, ही डेयर्स टू कम हियर। तुम वहां जाने का साहस करते हो, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ V1 होता है तो हमने V1 के रूप में यूज कर दिया, ये मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब है तो इसके बाद 2 + V1 है, तो यू डेयर टू गो देयर। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ टुडे ऑन नीड एंड डेयर। आई होप you people have understood it clearly, and I expect you are not going to get confused in the use of need and dare in the form of model and in the form of main verb. Thank you. Next time I would like to meet you with a new topic.